मनुष्य का बचपन ही जीवन की सबसे बड़ी अनमोल स्मृति होता है। ये वो वर्ष होते हैं जब सीखने की प्रक्रिया केवल पुस्तकों तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि परिवार, परिवेश और संस्कार ही इसकी सबसे बड़ी पाठशाला बन जाते हैं। कभी बड़े बुजुर्गों की कहानी, कभी भाई बहनों की डांट फटकार और कभी अपने ही बाल सुलभ खेल हमें जीवन के वे सबक दे जाते हैं जो किसी विद्यालय की किताबों में नहीं मिलते हैं। चतुर्दशी शुक्ल पक्ष पौष की एक ठिठुरती सुबह थी। बड़े ताऊजी आंगन की सफाई में नन्हे नन्हे कंकड़ बीन रहे थे। रात के दादी की अंगीठी की अधजली लकड़ियों को संजोकर एक तरफ रख रहे थे। यह उनका रोजमर्रा का काम था। सारी गांव की महफिल रात को दादी की अंगीठी के इर्द गिर्द जमी रहती। उसमें कथा, प्रसंग, वेद पुराण, अलाबला, पीर सिद्ध बाबा से लेकर के अज्ञात बेताल तक की चर्चाएं होती थी। हम गणित के जोड़ घटाने की कक्षा में अध्ययनरत थे। ये गणित भी अजीब सी पहेली भासती। कभी कभी दाजू पढ़ाते 2 और 2 4, जब याद करते तब तक 3 और 1 मिलकर भी 4 बन जाते। एक नई ही समस्या खड़ी हो जाती। का खा गा तो स्कूल में एक साथ संबद्ध स्वरों में गाना गा करके बच्चों के साथ याद कर ले जाते और कुछ 2 एकम 2, 2 दूनी 4 भी गा गा कर रट लिया करते थे। पर ये जोड़ घटाना हर पल अलग अलग योग फल बन करके दिमाग को चक्कर में डाल देता। मन तो करता कि विद्रोह कर दें, माँ को बता दें कि जहाँ भैया पढ़े हैं उस स्कूल में गणित हमारे स्कूल में नहीं चलती है, सब गलत सलत पढ़ा रहे हैं। पर दाजू के दोनों हाथों के थप्पड़ से मन विद्रोह करने से डर जाता। बस बड़ी कक्षा वालों की पढ़ाई चल रही थी। बड़ी दीदी और राकेश भैया दोनों को खूब मार पड़ रही थी। कल ही तो जब दोनों बड़े किसी बात का जवाब न दे सके तो मुझसे पूछा गया। मैं तो रट्टू तोता था, झट बता दिया। फिर क्या था, मुझे सम्मानित कर दाजू ने आगे बुलाया और दोनों के गाल पर एक एक थप्पड़ मुझसे लगवाया गया। मेरे को तो जैसे अनमोल खजाना मिल गया। मन मारे खुशी के गदगद हो गया। एक मन सोचता जरा जोर से मारता तो मार रसोई से साफ सुन लेती। दोनों कमरे एक साथ लगे हुए थे। फिर ये दोनों बड़े मुझसे भी कम न समझें और माँ को भी लगेगा कि छोटा पढ़ने में इनसे आगे है। दूसरे ही क्षण मन में भय अपना घर बना लेता। यदि कभी सही जवाब मैं न दे सका तो दाजू इन दोनों से मेरी भी मरम्मत करवा सकते हैं। बच्चों ज़्यादा मत उड़ो, इनके पास तो बहुत सारे प्रश्न हैं। ऐसा लगता है जैसे दाजू को हमारे गुरुजी से भी ज़्यादा पढ़ाई आती थी। इतना सारा कैसे मन में रख लेते हैं, मेरा तो मन घूम कर रह जाता। बाल सुलभ मन कल्पना में खोया था कि तड़ाक के शब्द से मेरी तंद्रा टूट गई। ये दोनों बड़े भाई बहन में किसी एक के गाल से टकराता थप्पड़ था। मेरी नज़र पत्थर से बने हुए सिलवटों की छत पर गई, जिसे हमारी गढ़वाली में पटाले कहते हैं। पठालों की छत पर जब मेरी नज़र उस तरफ गई तो मन को संतोष हुआ। वहाँ धूप आ चुकी है। कल जब वहाँ धूप आई थी तो भैया ने हमारी छुट्टी करवा दी थी। रह रहकर माँ पर भी गुस्सा आ रहा था। खुद तो कभी पढ़ा नहीं है, फिर रसोई में बैठी है। ये भी नहीं कह सकती कि चलो बंद करो, समय हो गया है, स्कूल भी जाना है, 2 किलोमीटर जंगल का रास्ता है, खाना भी खाना है। हमारी कोई नहीं सोचता। क्या पता उनको छोड़ मेरी ही पूछताछ होने लग जाए और बाकी सब हम स्कूल में पढ़ लेंगे। पल्ली गांव के बच्चे तो स्कूल के लिए आ भी गए होंगे। वे तो आकर कई बार हमारे कद्दू के फूलों से रिंगाल अर्थात भौरे भी पकड़ लेते।
फिर पैर में धागा बांधकर उसे माचिस की डिब्बी में बंद कर देते और जादुई तिलिस्मी की तरह उसका प्रयोग करते, जैसे उनके पास कोई बहुत बड़ा जादू हो। ऐसे बताते उनको रिंगाल काटता भी नहीं है, वे उसके कांटे का मंत्र जानते हैं। ऐसी ऐसी अनगिनत कहानियाँ उन्होंने बना रखी थी। काश कुछ समय मिल जाता तो मैं भी एक दो फूल चेक करके आता। उन पर जरूर रिंगाल आते होंगे या कोई रिंगाल बैठा होगा। यहाँ तो सब माया अपरंपार है। फिर दोनों बड़ी दीदी और राकेश भैया को छुट्टी मिल गई। वे बस्ता समेटने लगे। लगे हाथ मैंने भी बस्ता समेट कर चलने का उपक्रम किया। कड़कदार आवाज़ से जान सुखा दी। तू कहाँ जा रहा है? काम बता। बस नानी मर गई। आंख भर आई। अब तो सयामत ही आ गई। हम तो यहाँ थे ही कहाँ, मन तो बाहर घूम रहा था। बस हो गया, थोड़ा सा बाकी है। ठीक है, जल्दी जल्दी करो, कह करके जादू बाहर जाने लगे। अब तक धूप काफ़ी आ गई थी। बाहर बड़े बूढ़ों से बतियाने लगे। इतने में माँ आकर कहती है, चल उठ, खाना खा ले, क्या बैठा है? इन्हें कौन बताए कि जल्लाद की तरह दाजू बाहर खड़े हैं। तू है कि समझती ही नहीं, कुछ देर पहले आकर नहीं कह सकती थी? जैसे तैसे माँ ने मुझे उठा करके सब कुछ बटोर करके खाना लगवा दिया। उस दिन जान बच गई। तब तक मैं एक चक्कर कद्दू के फूल से रिंगाल पकड़ करके लाऊं। देख करके माँ बोली, उधर मत जा, उधर गिरधारी है। हाँ, दाजू का यही नाम था। तो क्या है, इतना पढ़ा है? बहुत देर से पढ़ रहा हूँ, बाहर पेशाब करने भी न जाऊँ? माँ बोली, ठीक है, जल्दी आना। फिर क्या था, नज़दीक के कद्दू की बेल की तरफ लपका। धागा जेब में था ही। ठीक समय पर रिंगाल भी अंदर बैठा था। जाकर दबोच लिया। पर जैसे सांप छुछुंदर को निगल ले तो न निगलते बनता है और न ही उगलते बनता है, वैसा ही हाल हुआ। एक तेज सुई के जैसे किसी ने मेरी उंगली में चुबो दी हो। एक भरपूर डंक भौरे ने मेरी उंगली पर लगाया। एक तेज चीख कंठ में घुट करके रह गई। अगर शोर हुआ तो मार इससे भी ज़्यादा पड़ेगी। उधर रिंगाल का लोभ छोड़ा नहीं जाता। उस दिन प्रकृति ने पहला सबक सिखा दिया। बिना तरीके के जानकारी के काम करने में जोखिम ही जोखिम मिलता है। पर बच्चू, रिंगाल भी बच नहीं सकता। कागज में बंद करके उसे प्लास्टिक के डिब्बे में बंद कर दिया। लौट कर आया, दर्द के मारे मुंह लाल, हाथ से खाया न जाए। उस दिन अपना दर्द कैसे छुपाएं, खुद को इस जहान से कैसे बचाया जाता है, यह दूसरा सबक सीखने को मिला। जल्दी दाजू की नज़र से दूर स्कूल के रास्ते पर चल निकले। क्या पता कब कोई पूछ ले। आज तो न पार्टी में घुटिया लगाया, न रूल ही खींची गई, न बोलख्या अर्थात मिट्टी की स्याही की दवात में ही मिट्टी घोली गई। ये एक प्रकार की मिट्टी थी जो सूखने पर चमक कर उभर आती और अक्सर साफ दिखने लगते। हमारे गढ़वाल में पार्टी का चलन उस समय बहुत ज़्यादा था। ज्यों त्यों जान बचाकर घर से बाहर निकल गए। सबकी पटिया जगमग चमक रही थी, बस मेरा ही बंठाधार था। दाजू भी पता नहीं कब अपने कॉलेज कोटद्वार को जाएंगे। तुम तो वहीं पढ़ो। सब एक जैसे ही थोड़ी पढ़ते हैं, सब उल्टा सीधा सिखाते हैं। कुछ दिन बाद लोग कहते हैं कि तीसरी के बाद नीली स्याही की टिकिया मंगा करके कॉफ़ी पर लिखा करूँगा। फिर बोलख्या घुटिया पार्टी से पीछा छूट जाएगा, झंझट ही ख़त्म हो जाएगा। अभी कल की तो बात है, सेना भाई से पार्टी लड़ाने में मेरी पार्टी टूट गई। तब माँ ने पलंग के सिराने की तख्ती से काट करके एक पार्टी बनवा दी। बहुत मोटी है, गुलजारी दाने बनाई है। कहते हैं ये सबसे जीत जाएगी और कभी टूटेगी भी नहीं। सही बात कहते हैं गुलजारी दादा, सब डरते हैं इस पार्टी से। पर हाँ, जरा गा लिखने की जगह पर थोड़ा
गड्ढा पड़ रखा है। कोई बात नहीं है, जरा रूल हटा करके लिख लूँगा। पहाड़ा लिखने में तो कोई परेशानी नहीं होती है। सुना है कि कल भैया अपने कॉलेज चले जाएंगे। हमको तो जैसे मन मांगे मुराद मिल गई। फिर तो हमसे ज़्यादा कौन जानेगा। दीदी और राकेश भैया को तो हम पुरानी याद दिला देंगे, हम कैसे थपड़ाते थे। और यह बात सुन करके संध्या दीदी और राकेश भाई से तो पीछा छूट ही जाएगा। फिर बाल सुलभ मन डर जाता, अगर कल दाजू नहीं गए तो अपना नंबर पक्का पिटने में है। चलो कह देंगे याद करने को बहुत दिया है स्कूल से, पर उनको तो जैसे सब याद है। कहते हैं ये कौन सा ज़्यादा है, कुछ ही देर में याद हो जाएगा। पर शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा एक सुखद खबर लेकर के आई। भैया अपने कॉलेज चले गए और हम कुछ दिन के लिए दाजू की पाठशाला से बच गए। अब भी अपने नवासों में वही बातें हमें याद आती हैं। कल वीडियो कॉल में नवासा कहता है, नाना तुम यहाँ कब आओगे, जल्दी जल्दी आ जाओ। उसकी नानी कहती, कितना याद करता है, कितना प्यार करता है, पर मेरा मन जानता है आजकल मेरी दाजू की पाठशाला की तरह उसकी मम्मी की पाठशाला चल रही है। तभी तो उसे कोई रोकने वाला प्रिंसिपल चाहिए। समय बीतता गया और हमें यह समझ आता गया कि हर पाठशाला किताबों तक सीमित नहीं होती। दाजू की पाठशाला में जहाँ भय, अनुशासन और कभी कभी डांट डपट फटकार लगी रहती थी, वहीं उसने जीवन का असली गणित हमें सिखा दिया। बिना मेहनत के कोई फल नहीं मिलता। बिना ज्ञान के प्रयोग करना जोखिम भरा होता है। बिना अनुशासन के आगे बढ़ना संभव ही नहीं है। आज हम अपने बच्चे नाती पोतों में बढ़ते पढ़ते देखते हैं तो लगता है हमारी वही छोटी सी पाठशाला भी आगे चल रही है, बस रूप बदल गया है। अब दाजू की जगह माँ पापा और कभी कभी मोबाइल ऑनलाइन क्लासें प्रिंसिपल की भूमिका निभाती हैं। यह कहानी हमें यह संदेश देती है कि हर अनुभव एक शिक्षा है। हर डांट, हर थप्पड़, हर गलती से सीखना ही जीवन की असली पाठशाला है। अंततः जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक समय है। और यहीं पर कहानी समाप्त होती है। दाजू की पाठशाला। दाजू की पाठशाला के अनुभव अब भी मन में बहुत गहरे तक उतर रखे हैं और आज यह जीवन 50 के ऊपर पहुंचने के बाद भी यदा कदा यह पाठशाला रह रहकर याद आती है। बहुत याद आती है, बहुत याद आती है।